जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में यहाँ पे वेलकम करता हूँ। सो फ्रेंड्स, एफके 221 एग्जाम के लिए फिक्स जीके क्वेश्चन की सीरीज में आज हम पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपका कहाँ पर अपलोड है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। उसको जाके आप यूट्यूब पे ही देख लेना, ठीक है। उसको मैंने अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट बना दी है, आपको लिंक दे दूंगा, बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा। अब देखो, जो चैनल पे नए हैं डिफेंस में यहाँ पे उनको मैं बता दूँ कि फिक्स जीके क्वेश्चन की सीरीज में हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिनके आने की आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है इस साल, राइट। एंड उनके कंप्लीट बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं कि अगर अगर उससे हटके भी क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व करके आओगे। इन शॉर्ट टर्म में अगर आपको ये बताऊं कि अगर आप इस सीरीज को कंप्लीटली फॉलो करते हो तो आपको जीके के मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो है, हु वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ फ्री इंडिया। आई कैन बेट कि आप में से मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हो अपने एफकेट के अंदर। देखो, इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर है, दैट इज सी राजगोपालाचारी। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है फर्स्ट वायसराय का फ्री इंडिया का, मैं आपको बता दूं। देखो, जब भी आप एक इंडिया का मैप कंसीडर करो, मान लो ये इंडिया है, मान लो हमने ये लिखा इंडिया, राइट, इंडिया। अब इसके ऊपर लिख दो बिफोर 1947 और इधर लिख दो आफ्टर 1947, राइट। अब देखो, अब जब बिफोर, अब मैं आपसे अगर ये बोलूँगा कि फ्री इंडिया 1947 में हमारा जो भारत है वो आज़ाद हो गया। अब भारत के आज़ाद होने के बाद जो आपके फर्स्ट वायसराय बने वो थे सी राजगोपालाचारी। हुआ ये था कि कोलकाता में 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन मतलब वहाँ पे थे नहीं, अवेलेबल नहीं थे, तो इस चक्कर में सी राजगोपालाचारी ने उस पद को संभाला था। तो ये पद जब आप गूगल करोगे तो आपको सी राजगोपालाचारी के नाम से मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे तो आप क्या बोलोगे, लॉर्ड माउंटबेटन, राइट। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब मैं पूछूंगा, देखो इंडिया में एंड फ्री इंडिया में डिफरेंस है, राइट। इंडिया मतलब जब ब्रिटिश थे, फ्री इंडिया मतलब 1947 के बाद का। तो लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया जब भी मैं आपसे बोलूं कि भाई लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया कौन था तो आप क्या बोलोगे, लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया बोलूंगा तो आप बोलोगे सी राजगोपालाचारी। एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया बोलूंगा तो आप बोलोगे लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग ही था ना, हाँ, लॉर्ड कैनिंग थे, राइट। तो एक बार ध्यान रख लो, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। ये देखो, ये थी तुम्हारे लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये थे तुम्हारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया। चलिए अब एक मैं आपको मैप समझाता हूँ। मान लो ये 1947 है, ये इसके बाद का है, आफ्टर, और ये तुम्हारा बिफोर, राइट। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि 1947 के टाइम पे होता क्या है कि लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे तो सी राजगोपालाचारी ने उनकी पद संभाल ली। तो उनको मिल गया कि भाई चलो फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया कौन बन गया, सी राजगोपालाचारी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वायसराय के पोस्ट को गवर्नर जनरल में चेंज करते हैं। जब वायसराय के पोस्ट को गवर्नर जनरल में चेंज करते हैं तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन बनता है, तो वो बनता है तुम्हारा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि वायसराय वही था। वायसराय कौन था, वायसराय आपका माउंटबेटन था। जब चेंज किया उसको तो कौन बना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन बना, इंडिपेंडेंट इंडिया बना लॉर्ड माउंटबेटन, राइट। उसके बाद उनको हटा के किसको बनाया गया, सी राजगोपालाचारी को। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ कौन बना इंडिपेंडेंट इंडिया, वो बन गया आपके सी राजगोपालाचारी, ठीक है। ध्यान देना, देखो मैं पहले बताता हूँ। पहले लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे 1947 के टाइम पे। जब वो अवेलेबल नहीं थे तो कुछ टाइम के लिए सी राजगोपालाचारी ने उनका पद लिया। इस पद को लेने की वजह से उनको मिल गया। जब वो वापस हुए तो 1947 जैसे ही वायसराय के पद को डिसॉल्व करके गवर्नर जनरल पर शिफ्ट हुए तो बात होती है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन, इंडिपेंडेंट इंडिया कौन बन जाता है, वो बन जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इनको हटाते हैं क्योंकि भारत आज़ाद हो गया है। उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनता है, तो वो बनते हैं आपके सी राजगोपालाचारी। अगर मैं आपसे बस इतना पूछूं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो आप बोलोगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो इस चीज़ में बहुत कंफ्यूजन होती है, इसको आप क्लियर रखना, एक बार अपने फैक्ट्स भी क्लियर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ इंडिया, एंड द राइट आंसर इज सुचेता कृपलानी। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, देखो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हुए इंपॉर्टेंट, जैसे कि आशपूर्णा देवी फर्स्ट वुमेन टू रिसीव जनपित अवार्ड,
निर्जा बनोद फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोक चक्र, रजिया सुल्तान फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम, ये एफकेट में आया था। सुषमा चावला फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडिया एयरलाइंस, पी बंदोपाध्याय ये आपके फर्स्ट वुमेन एयर वाइस मार्शल, पुनीता अरोरा फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल, मिस सीबी मथुमा फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर, संतोष यादव फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, मिसेस लीला सेठ फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हरिता कौर देओल फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। फाइटर पायलट अलग होता है, ट्रांसपोर्टर अलग होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर किए, हमने यहाँ पे एक पार्ट जो आपको फैक्ट दिखाया, मैक्सिमम क्वेश्चन स्लाइड से आते हैं तो आप देख लोगे। इसके बाद हमने ये पार्ट कवर किया। आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज, तो जो राइट आंसर है वो आपका है ब्रोंज एज। ये इसको ब्रोंज एज भी कहा जाता था। अगर मैं आपको डिफरेंट नाम बताऊं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को सॉरी, आजकल एफकेटी क्रैश कोर्स की लाइव क्लास ऐप के ऊपर ज़्यादा चल रही है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ का इशू होगा, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे नाम थे, जिसमें से इसको बोलते थे हम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। क्या बोलते थे? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि सबसे फर्स्ट टाइम ब्रोंज यही मिला था। इसके अलावा इंडस वैली बोलने का मतलब ये था क्योंकि ये इंडस रिवर के तट पे था। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते थे। क्या बोलते थे? हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको आप सब ध्यान, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते थे। क्या बोलते थे? फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, पहली नगरीय सभ्यता। आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पे देखोगे तो आप अगर ये आपके इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बता दूं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदारो हो गया, धौलावीरा हो गया, सुरकोतरा हो गया, लोथल हो गया, ये सारे आपको मैप में इसे दिखाएंगे। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लोथल गुजरात में है, एक पोर्ट सिटी है। तो कौन सा प्लेस कहाँ पे है, अभी इंडिया के अंदर कौन है, इंडिया के बाहर। जैसे मैं आपको बता दूं, सॉट गई एंड मुंडी गाक, मैंने ये पढ़ाया था। ये देखो यूट्यूब पे ना डिफेंस में इसका लेक्चर अवेलेबल है, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, तो आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ब्रोंज की गर्ल थी, वो कहाँ मिली थी? वो जो द ग्रेट बाथ था वो कहाँ मिला था, राइट? हवन कुंड कहाँ मिला था? स्टैचू ऑफ, ये सारी चीज़ें का, यूनिकॉर्न कहाँ मिला था? ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक नया आपके पास क्वेश्चन है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया? इसका राइट आंसर है ए। अब देखो, स्लोवेनिया का जब कैपिटल पूछा तो आपके दिमाग में आना ये चाहिए। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस एफकेट कंटिन्यू करेंगे, 2 मिनट आपको मैं लेना चाहूंगा। एफकेट 221 क्रैश कोर्स जो है 15 जुलाई से लॉन्च हो रहा है। एक बाई बैच जो हमारा 1 जुलाई से था वो ऑलरेडी फुल है। अराउंड 500 बच्चे इस पर डेली पढ़ाई करते हैं जूम ऐप के ऊपर। तो आप जिन्होंने भी अभी तक इनरोल नहीं किया है, ये आपके लिए लास्ट चांस है, क्योंकि आज ऑलरेडी 10 निकल चुका है। जल्दी से जाओ, इनरोल कर लो। आपके सहूलियत के लिए हमने आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड किया है, दैट इज एफकेट 200। ये कंप्लीट कोर्स जिसमें डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, प्लस आपको रिकॉर्ड सेशन भी मिलते हैं। ये आपका 999 का है, मतलब 1000 का है। अगर आप एफकेट 200 यूज करोगे तो आपको इमीडिएटली 200 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बट ये कूपन केवल 50 लोगों के लिए वैलिड है। कल 20 लोगों को हमने प्रोवाइड किया था, आज 50 लोगों को प्रोवाइड करें। तो जाओ जल्दी से इस कोर्स में एनरोल कर लो। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट है, आपसे मैं लाइव क्लास में मिलूंगा। चलिए, अब ये जो आपने देखा स्लोवेनिया, ये सारी बाल्कन कंट्रीज में आती है, जो कि यूरोप का पार्ट है। बाल्कन पेनिनसुला का ये पार्ट है। अगर मैं इनमें कुछ कंट्रीज को शॉर्टलिस्ट करूँ, 8 कंट्रीज को, तो उनके जो आपके कैपिटल होंगे, स्लोवेनिया का हमने देख लिया, क्रोएशिया का जागर, बोस्निया सर्जेवा, रोमानिया का बुचारेस्ट, बुल्गारिया का सोफिया, एंड 6, 7 और 8 आप एक बार इसको रट लेना, ठीक है। कि कोसोवा का प्रिस्टिना है, अल्बेनिया का तिराना है, मैकोदिनिया का स्कोपजे, यह सब आप रट लेना, इसके आपके काम में आ सकता है। जो कंट्री का भी न्यूज़ में होती है उसको उठा लेते हैं लोग, ठीक है। अब आते हैं, विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो कैड एज व्हाइट कॉन्टिनेंट, एंड द राइट आंसर इज अंटार्कटिका। ये क्या होता है कि ये व्हाइट स्नो से कंप्लीटली ढक जाता है, इसीलिए इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब अगर मैं बताऊं, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, जिसमें एशिया के बारे में बात करें तो ये मोस्ट पॉपुलेटेड कहा जाता है। अफ्रीका हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है, सहारा डिजर्ट यहीं पे है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि कितना पार्ट कवर करता है, कितना पार्ट कवर करता है सहारा डिजर्ट पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ठीक है। यूरोप को हम मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमिकली कॉन्टिनेंट बोलते हैं, एंड नॉर्थ अमेरिका को हम लार्जेस्ट इकोनॉमिक कॉन्टिनेंट बोलते हैं।
साउथ अमेरिका में फॉरेस्ट बहुत सारे पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन बहुत कम है, एंड अंटार्कटिका जो है वो कोल्डेस्ट में आता है, राइट। तो इन सबको आप अपने दिमाग में रख लोगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सी खासियत है। लार्जेस्ट मैंने बता दिया कि एशिया है, अब मुझे बताओ कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट इज इक्वल ऑन विच डे। देखो ये आपका इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स एक ऐसा दिन आता है जिस दिन दिन और रात दोनों बराबर होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप समर सोलिस्टिक, इक्विनॉक्स, विंटर सोलिस्टिक ये कब कब होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में डालोगे। जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसी कमेंट को पिंग कर दूंगा ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल जाए। तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप जाके जिसका जो भी आइडिया आप गूगल करो और कमेंट करो, राइट। आप गूगल करो और कमेंट करो। आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन, जो सबसे स्मॉलेस्ट माउंटेन है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका नाम है माउंट वाइज प्रूफ। अब देखो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एग्जाम में हर बार ही पूछा जाता है, राइट। आपको स्मॉलेस्ट माउंटेन, लार्जेस्ट सी, स्मॉलेस्ट सी सब कुछ देख के आना है। डीपेस्ट सी, डीपेस्ट ट्रेंच, हर चीज स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट में जो भी चीजें आती हैं आप उनको कवर करके जाओगे एग्जाम में, आपका डेफिनेटली पेपर होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 8th क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन ओलंपिक इन मेडल। ये मैंने ऑलरेडी कवर कराया हुआ है। साइना नेहवाल इसका राइट आंसर है। जब आप ओलंपिक गेम्स को कवर करोगे, पहले कहाँ हुआ था, अभी नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, ये सारी चीजें कवर करोगे तो आप ध्यान रखोगे एक पर्टिकुलर गेम में इंडिया को मेडल कब मिला एंड इंडिया को गोल्ड मेडल कब मिला। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला क्या कि इस गेम में इंडिया ने सबसे पहले मेडल कब जीता, सेकंड ये कि इसी गेम में इंडिया ने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता है तो कब जीता। ये सारी चीजें। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की। कुछ दिनों पहले मैंने टॉप 20 क्वेश्चन की वीडियो डाली थी जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वो देख लेना। एफकेट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी लिंक डाल रहा हूँ, वो भी देख लेना। एंड यस, एफकेट 2 का मैंने 1 मंथ प्रिपरेशन प्लान बनाया हुआ है, एक बार जाओ जाके देखो। बहुत एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ें शेयर की हैं और आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना। एफकेट एग्जाम आ रहा है, डेली लाइव क्लासेस आपके यूट्यूब पे भी स्टार्ट होने वाली हैं। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।